विद्यार्थियों, इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। मैं आज आपको हुमायूं के बारे में बताना चाहूँगी। हुमायूं बादशाह बाबर का पुत्र था और उसने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। बाबर के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम माहिम सुल्ताना था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे तरीके से हुई थी। हुमायूं ने तुर्की, अरबी और फारसी का अच्छा अध्ययन किया था। उसे शुरू से ही उचित सैनिक शिक्षा भी मिली थी। 1520 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में हुमायूं को बदखशा के सूबेदार पद पर नियुक्त किया गया। उसने अपने पिता को भारतीय आक्रमणों में काफ़ी सहयोग दिया था। 1520 ईस्वी में उसने हिसार फिरोजा से इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए जाने वाली सैनिक टुकड़ी को पराजित किया था। पानीपत व खानवा के युद्धों में भी उसने भाग लिया था। हुमायूं ने पूर्व प्रदेशों के विद्रोही अफगानों पर भी चढ़ाई की थी और संभल, जौनपुर, गाजीपुर तथा कालपी को जीतकर उन्हें मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। हिसार फिरोजा, संभल और बदखशा उसे जागीर में मिले थे। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उसे अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया था। यानी हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और सैनिक और प्रशासनिक शिक्षा दीक्षा उसे अच्छे से प्राप्त हुई थी। और जब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई तो उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठा। गद्दी नशीनी यानी सिंहासनारोहण में 4 दिन की देरी होने का कारण ये था कि बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल में था और वहां से आगरा पहुंचने पर ही उसका राज्यारोहण किया। अब विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक हुमायूं से के संदर्भ में है वह है हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसकी असफलता के कारण। यानी हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन सी कठिनाइयाँ थी और उसकी असफलता के क्या कारण रहे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में। दिल्ली का जो राज सिंहासन है हुमायूं के लिए कांटों की सेज प्रतीत हुआ। उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। पूर्व में अफगान सरदारों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। पश्चिम में बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। हुमायूं को बाबर से जो साम्राज्य विरासत में यानी उत्तराधिकार में मिला था विद्यार्थियों, वो बहुत अस्त व्यस्त था तथा उसमें राजनीतिक एकता का अभाव था। आर्थिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं थी। केंद्रीय खजाना पूरी तरह खाली था और धन के अभाव में शासन को संचालित करना उचित तरीके से नहीं हो पा रहा था। हुमायूं के रिश्तेदार और उसके भाई भी उसके मार्ग में निरंतर बाधा डालने के लिए तैयार थे। हुमायूं अपने शासनकाल के प्रारंभ से अंत तक इन्हीं कठिनाइयों को सुलझाने में उलझा रहा। विद्यार्थियों, हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयां हैं उन्हें मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक कठिनाइयां, बाह्य कठिनाइयां और तीसरा उसके अपने चरित्र की दुर्बलताएं यानी उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक कठिनाइयों के बारे में। तो जो प्रमुख आंतरिक कठिनाइयां हुमायूं के सामने थी उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो तो यही था कि मुगल साम्राज्य का विशाल व असंगठित होना। हुमायूं को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था जिसकी सीमाएं मध्य एशिया में ऑक्सन नदी से भारत में बिहार तक तथा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मालवा व बुंदेलखंड तक फैली हुई थी, जिसमें मध्य एशिया, पंजाब, मुल्तान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ग्वालियर, धौलपुर, बयाना, चंदेरी आदि शामिल थे। किंतु बाबर अपने भारतीय विजित प्रदेशों को सुसंगठित नहीं कर सका था क्योंकि उसे शासन करने के लिए मात्र 4 वर्ष मिले थे। अतः हुमायूं को प्राप्त ये साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों का असंगठित समूह मात्र था। इतिहासकार बनर्जी लिखते हैं कि बाबर को यह साम्राज्य जल्दी में प्राप्त हुआ था और उसके संगठन का प्रबंध ढीला था। मुगल वंश की जड़ें भारतवर्ष की भूमि में अच्छी तरह जम नहीं सकी थी। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य जर्जर था और उसमें चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। अनेक सीमांत प्रांतों में तो मुगल साम्राज्य नाम मात्र का ही था। बाबर ने अपने साम्राज्य को अपने अमीरों और सरदारों में बांट दिया था
जो सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था। इस संबंध में इतिहासकार रशब्रूक विलियम्स लिखते हैं कि बाबर ने अपने उत्तराधिकारी के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था। शांति के लिए वह निर्बल और आधारहीन था। इस प्रकार बाबर ने विरासत के रूप में जो साम्राज्य छोड़ा था उसे भी हुमायूं की कठिनाइयों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है बाबर की हुमायूं की कठिनाइयों का, वह है बाबर की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर अपने अल्पकालीन शासनकाल में विशाल साम्राज्य को संगठित नहीं कर सका था। अतः हुमायूं को विरासत में एक असंगठित विशाल राज्य प्राप्त हुआ। वह स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मुझे योग्य व्यक्तियों को दूरवर्ती परगनों में भेजकर शासन प्रबंध करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। प्रांतों का प्रबंध अच्छा नहीं था तथा सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े बड़े सरदार शक्तिशाली हो गए थे और वे हुमायूं के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि हुमायूं जो है अभी युवक है और जो अनुभवहीन है, और साथ ही वो ये भी मानते थे कि वो एक कमज़ोर और अस्थिर मन का व्यक्ति है। इसके अलावा भारत की जनता अभी भी मुगलों को विदेशी आक्रमणकारी ही मान रही थी। ऐसी स्थिति में हुमायूं अपनी प्रजा के सहयोग से वंचित हो गया। एक अन्य आंतरिक कठिनाई थी राजकोष का, यानी खजाने का खाली होना। मुगल साम्राज्य की आर्थिक दशा बाबर के काल में ही शोचनीय हो गई थी। इसका कारण बाबर की खर्चीली और उदार आर्थिक नीति थी। इसके अलावा बाबर अपने संघर्ष में जीवन के कारण धन एकत्र नहीं कर सका था। बाबर ने अपनी शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाया था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति में इससे कोई सुधार नहीं हो पाया। इसका आर्थिक अभाव का सामना हुमायूं को भी करना पड़ा और इसके कारण उसकी कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ गईं। इसके समर्थन में रशब्रूक विलियम्स लिखते हैं कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बहुत बड़ा हाथ था। तो विद्यार्थियों, एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण है हुमायूं की कठिनाई का, आंतरिक कठिनाई का, वो है असंतोषजनक सैन्य संगठन। यानी जो सैन्य संगठन है वो भी अच्छा नहीं था, असंतोषजनक था। बाबर का सैन्य संगठन और उसकी जो सेना है उसमें विभिन्न जातियों और देशों के लोग शामिल थे। उसमें जैसे कि उज्बेक, मुगल, तुर्क, ईरानी, चगताई, अफगान, भारतीय आदि इसमें शामिल थे। अतः उसकी सेना में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और राष्ट्रीय भावना के अभाव में यह सेना सशक्त साबित नहीं हो सकती थी। बाबर का सैन्य संगठन कबीलों पर आधारित था। बाबर के प्रभाव से तो इन दलों में एकता बनी रही, पर उसकी मृत्यु के बाद उनमें द्वेष उत्पन्न हो गया। सेना में आपसी तनाव संकट के समय भयंकर हो सकता था। बहुत से सरदार हुमायूं की योग्यता पर विश्वास नहीं करते थे और युद्ध के समय उसे अपनी राय देते थे। इन अमीरों में मोहम्मद खलीफा और मेहंदी ख्वाजा आदि प्रमुख थे। उपरोक्त कारणों से हुमायूं की अपने शत्रुओं से सफलतापूर्वक सामना करने में वह सक्षम नहीं था। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, हुमायूं के अपने जो सगे भाई थे वह भी उसके लिए कठिनाई का कार्य कर रहे थे, कठिनाई के रूप में उपस्थित थे। हुमायूं इन कठिन परिस्थितियों में अपने भाइयों से सहायता प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके भाई उपद्रवी सरदारों में से सर्वाधिक खतरनाक थे। अतः उसे अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त नहीं हो सका, जबकि होना ये चाहिए था कि भाई उसे जो है कठिनाई के समय उसकी मदद करते। हुमायूं के 3 भाई थे। बाबर अपने चारों पुत्रों को सुखी और संपन्न देखना चाहता था, जैसे हर पिता चाहता है। अतः अपनी मृत्यु से पहले उसने हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों के खिलाफ कभी कोई कार्य मत करना, चाहे वे उसके योग्य ही क्यों नहीं हो। यानी उसके भाई अगर कोई गलत भी कार्य करते हैं तो वो उसकी जो है उन्हें सजा नहीं दे। रशब्रूक विलियम के अनुसार बाबर ने हुमायूं को आज्ञा दी थी कि वह अपने भाइयों के प्रति ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे उन्हें दुख और कष्ट हो। उपरोक्त आज्ञा को ध्यान में रखते हुए हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति हमेशा उदार व्यवहार अपनाया, लेकिन यह उसके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, छोटे भाई अस्करी को संभल तथा सबसे छोटे भाई हिंदाल को अलवर और मेवाड़ के प्रदेश दे दिए। लेकिन उन्होंने हुमायूं की उदारता के बदले उसके खिलाफ तलवार उठाई, और जिस समय मुगल वंश को एकता की जरूरत थी, हुमायूं के भाइयों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अधिकारों
और महत्वाकांक्षाओं पर बल दिया और हमेशा उसके प्रति विरोधी आचरण अपनाकर उसकी कठिनाइयों में वृद्धि कर दी। लेनपुल के अनुसार हिंदाल और अस्करी तो इतने खतरनाक नहीं थे जितना कि कामरान था, परंतु महत्वाकांक्षी भाई हुमायूं के लिए आजन्म यानी जीवन पर्यंत कठिनाइयां उत्पन्न करते रहे। भाइयों को जागीर देने से बाबर का निर्बल साम्राज्य और कमजोर हो गया। एक अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक कठिनाई थी बाबर के संबंधियों द्वारा विद्रोह किए जाना। यानी बाबर के जो बहुत सारे सहयोगी थे, तो बाबर जब मध्य एशियाई वंशों के साथ अनेक उसके संबंधी भी भारत आए थे और वे बाद में भारत में ही बस गए थे। बाबर ने उनका सम्मान करते हुए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की थी। अतः वे काफ़ी महत्वाकांक्षी हो गए थे और वे अपने को बाबर का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। इन अमीरों में मोहम्मद जमाल मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद, मेहंदी ख्वाजा और खलीफा आदि मुख्य थे। मेहंदी ख्वाजा ने तो बाबर की मृत्यु पर ही सिंहासन पर अधिकार करने का सपना देखा था, यद्यपि वह उसमें सफल नहीं हो सका था। मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा और मोहम्मद जमान मिर्ज़ा ने भी समय समय पर हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया था और हुमायूं के लिए गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न की थी। तो विद्यार्थियों, ये प्रमुख जो है आंतरिक कठिनाइयाँ हैं जो हुमायूं के समक्ष उपस्थित हुई और उसके साम्राज्य को अस्थिर करने का उन्होंने कार्य किया। धन्यवाद।